नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद एनकाउंटर की। हैदराबाद के दिशा आबरूरेजी और कत्ल मामले में 4 मुलजमीन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शादनगर के करीब चट्टानपली पर एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस 4 मुलजमीन को जाए वारदात पर ले गई थी। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजमीन भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने मुलजमीन का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजमीन को जुम्मे की सुबह मौके पर ले जाया गया, जहां 2 मुलजमीन ने पुलिस से हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस को अपने बचाव में एनकाउंटर करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि तफ्तीशकारों ने कल ही 4 को अपनी तहवील में लिया था। वाज़ेह है कि 26 साला दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेजी हुई थी और बाद में उसे जला दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशल, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोग को हम लोग 30th को अरेस्ट करके चरलापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेशल के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इस मामले में हम लोग बाद में इस 4-5 दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया, विक्टिम फैमिली का भी किया। और ये लोग भी हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे। बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस, मिसिंग केसेस का, और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। मुंबई, कानपुर, भोपाल, बनारस में भी हैदराबाद इस्मतदरी के मुलजमीन के एनकाउंटर पर खवातीन ने खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की। तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना पुलिस की सताइश की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना लीडर प्रदीप शर्मा ने हैदराबाद पुलिस की तारीफ की है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका तो ये काम ही है सवाल उठाना, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए कि पुलिस न तो उन एक्यूज को जानती थी, न उनसे उसकी कोई दुश्मनी थी।
इन द लाइन ऑफ ड्यूटी पुलिस ने उनका काम किया है। अगर पुलिस के वेपन छीन कर उन्हीं पर फायरिंग करने की कोशिश अगर कोई क्रिमिनल करता है तो नेचुरली पुलिस को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ती है। और जो टीवी न्यूज़ देखने से मुझे मालूम पड़ रहा है सेल्फ डिफेंस पे उन्होंने फायरिंग की है और उनको न्यूट्रलाइज किया है। महाराष्ट्र खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हैदराबाद एनकाउंटर पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं कहा कि अगर ये फैसला अदलिया के जरिए होता तो और अच्छा होता। मेरे मन में आज बहुत मिश्र भावनाएं हैं। आज लोगों को लग रहा है कि हैदराबाद की पीड़िता के साथ न्याय हो गया है। जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी नृशंस हत्या कर दी, ये बहुत ही गलत और कठिन ऐसी ये घटना घटी थी और जिसकी चीड़ सबके मन में थी। आज लोगों को लग रहा है कि न्याय हो गया है। ये न्याय अगर कोर्ट के माध्यम से मिलता था तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारा सभी का विश्वास अपनी न्याय संस्था के ऊपर है, लोकशाही के ऊपर है, तो इसी में वो मिलना बहुत ज़रूरी था। पर कुछ सवाल भी मन में आ रहे हैं कि जब 7-7 साल हो जाते हैं, निर्भया जैसे हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है। उनके न्याय तो मिल गया है पर उनके जो मारेकरी है उनको वो अभी तक फांसी नहीं हुई है, उसके लिए व्यवस्था नहीं बन गई है। या ज्योति कुमारी जैसी अनेक केसेस होती है कि जिसमें सिर्फ टेक्निकल रीजन से मारेकरी को जो फांसी की सज़ा दी गई है उसको ना कि फांसी में तो जन्म ठेप में उसको परावर्तित किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत बेहद दुख देती है। अगर लेट जस्टिस मिलता है तो लोग उससे खुश नहीं होते हैं, उनको ये भी लगता है कि उनको न्याय नकारा गया है। ये भावना उनके मन में बहुत होती है और यही भावना आज सभी लोगों के मन में पूरे देश में सामने आ रही है। मुझे लगता है कि हमने सिस्टम्स को और ज़्यादा परिणामकारक करने के लिए हम कोशिश करते हैं, तभी हम लोगों के मन में और विश्वास जीत पाएंगे और ज़्यादा अच्छे आगे चल सकते हैं। मारूफ वकील उज्जवल निकम ने भी रेप मुलजमीन के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मदरी के कसूरवारों को सजा मिली ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी तरह सजा मिलने लगी तो अवाम में बदगुमानी फैलने का अंदेशा है। इससे कानून की हुक्मरानी भी मुतासर होगी। आज पूरे देश में एक आनंद का माहौल है। माहौल इसलिए है कि जिन्होंने संगीन आरोप किया है उन गुनहगार को सजा मिली। सवाल यह भी है, क्या पुलिस कर्मियों ने सजा दी? क्या पुलिस ने अपने खुद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते उन लोगों को मारा? आज पूरी जनता इस बात से खुश है कि उन दुष्ट आरोपी को सजा मिली। मैं भी एक आम तौर पर एक नागरिक के हैसियत से मैं इसका स्वागत करता हूं कि आरोपी को सजा मिली, लेकिन एक कानून का स्टूडेंट होने के कारण मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर इस प्रकार हम समाधान मानने लगे और खुशियां मनाने लगे तो शायद आम जनते का कानून पर विश्वास उठ जाएगा। अगर कानून का विश्वास उठता है तो रूल ऑफ लॉ नष्ट हो जाएगा। इस एनकाउंटर पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इस तरह से उनको मारना गलत है, उन्हें अदलिया के सामने पेश करना चाहिए था। 4 लोगों ने जो अति प्रसंग किया, उनको बेइज्जत की, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया और उसके बाद में उनको ख़त्म भी करके दिया। इस घटना का हम लोग पूरी तरह से निषेध करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि इस देश में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज जिन 4 आरोपियों ने उनके साथ ये दुर्भाग्य किया था, दुर्व्यवहार किया था, पुलिस ने इनकाउंटर में उनको ख़त्म कर दिया है। हम लोग इस घटना का पूरी तरह से निषेध करते हैं कि पुलिस ने इस तरह आरोपी को ख़त्म करना ये गैर कानूनी है। पुलिस ने इनको पहले ही पकड़ लिया था, कोर्ट के सामने खड़े करना था। कोर्ट जो फैसला देती उसका मेरे ख्याल से पुलिस ने अमल करना था। कानूनी व्यवस्था इस देश में चलनी चाहिए और कानूनी व्यवस्था इस देश में जब तक चलेगी तब तक मैं समझता हूं कि न्याय मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि जिन पुलिस ये कार्रवाई की है उन पर कार्रवाई होगी।
बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर औरंगाबाद के चंपा चौक में हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई अजान दी गई। इज्तिमाई अजान का एहतमाम रजा अकेडमी की जानिब से किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवानों और बुजुर्गों ने शिरकत की। इस मौके पर बाबरी मस्जिद मुनहदम करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया गया और कसूरवारों को फौरी सजाएं देने का मुतालबा किया गया। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर मजलिस के मकामी लीडरों ने बाबरी मस्जिद मामले पर अपने अपने अंदाज में रोशनी डाली। MIM का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में इस कानूनी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में MIM लीडरों और पुलिस के दरमियान मामूली नोकझोंक भी हुई, ताहम बाद में एक नुमाइंदा वफ्द को जाने की इजाजत दी गई। भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर कोणार्क विकास अघाड़ी की रुकन प्रतिभा पाटिल और डिप्टी मेयर के ओहदे पर इमरान वली खान मुंतखब हुए हैं, जबकि यहां कांग्रेसी उम्मीदवारों की अक्सरियत है। लेकिन कांग्रेसी कॉरपोरेटरों में आपसी तनाजा और रंजिश के बायस बगावत हो गई और 47 कॉरपोरेटरों वाली कांग्रेस के बजाय कॉरपोरेशन में महज 4 कॉरपोरेटरों वाली पार्टी का मेयर जीत गया। मुल्क भर में वक्फ की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में कौमी सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। 8 दिसंबर बरोज़े इतवार मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार में मुख्तलिफ रियासतों के औकाफी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की सरपरस्ती में यह सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार में डॉक्टर मंजूर आलम समेत सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे औकाफ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं और जो हमारे एवेल्युएट करेंगे कि और अंडरस्टैंड करने के लिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो औकाफ के लिए है वो क्या है और उसमें क्या खामियां हैं और उसको और कैसे मजबूत करना है, क्योंकि कौम में बेदारी नहीं है, कौम इससे दिलचस्पी नहीं है। तो ये पूरा मकसद इस कॉन्फ्रेंस का जो सेमिनार का है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उजागर करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों की निशानदेही करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। गुलबर्गा एयरपोर्ट से हज परवाजों का ख्वाब इस बार पूरा हो सकता है। हज 2020 के लिए गुलबर्गा एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट बनाया जा सकता है। इस ज़मन में कर्नाटक स्टेट हज कमेटी भी संजीदा नजर आती है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज के लिए सरजमीन मुकद्दस पर उतरने का ख्वाब शायद इस बरस पूरा हो सकता है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी और मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें गुलबर्गा एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट बनाने की दरखास्त की गई है। मकतूब में लिखा गया है कि गुलबर्गा एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल-अक़वामी मेयार का है, इस लिहाज से यहाँ से हज 2020 के लिए परवाजें शुरू की जा सकती है। डिविजनल हेडक्वार्टर जहाँ से 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ से हम डायरेक्ट हज के लिए जा सकते हैं, जिसमें बीदर है, गुलबर्गा है, रायचूर है, बीजापुर भी आ सकता है उसके अंदर। महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट भी इसमें लेने से शोलापुर 150 किलोमीटर और लातूर, ये सब डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा एम्बार्केशन पॉइंट अगर हो गया तो इतने 6-7 डिस्ट्रिक्ट से जो हाजी जाने वाले हैं उनको बहुत ही सहूलत का बास बन सकता है। हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज फिलहाल हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सरजमीन हिजाज के लिए रवाना होते हैं। गुलबर्गा MP डॉक्टर उमेश जाधव भी
इस ज़िम्न में संजीदा नजर आते हैं। कई एक मौकों पर भी डॉक्टर उमेश जाधव गुलबर्गा एयरपोर्ट से हज परवाजें शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। रियासती हज कमेटी के इस इक़दाम से मकामी हलकों में और उमूर हज से जुड़े जिम्मेदारान में भी खुशी देखी जा रही है। यहाँ से अगर परवाज शुरू हो जाती है तो वो रौनक जो हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट शुरू होने से पहले जो हाजियाँ बेंगलुरु जाते थे तो उस वक्त में स्टेशन पर एक पुररौनक मंजर नज़र आता था कि बहुत से लोग वहाँ हाजियों से मुलाकात करने के लिए आते, गुलपोशी करते, उनसे दुआओं की गुजारिश करते थे। अगर यहाँ से परवाज शुरू हो जाती है तो फिर से वो रौनक वापस आएगी और लोग वहाँ आकर हाजियों से दुआओं की दरख्वास्त करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हाजियों के माहौल को देखकर अपने अंदर जज्बा पैदा कर लेते हैं कि हम भी इंशाअल्लाह आइंदा हज को जाएंगे। ये शौक़ और जज्बा फिर से पैदा हो जाएगा, एक अजीब माहौल हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ के जो हुज्जाज कराम हैदराबाद जाकर जो लोग यहाँ से विदा करते थे, हैदराबाद जाकर एयरपोर्ट पर हो या हज कैंप में हो, वो जो अखराजात जो मुसलमानों पर आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अखराजात अब इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ से हुज्जाज कराम यहाँ से प्रवास करेंगे वो अखराजात से भी बचेंगे। हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज फिलहाल हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सरजमीन हिजाज के लिए रवाना होते हैं। कर्नाटक में फिलहाल सिर्फ 2 बेंगलुरु और मंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट है। अगर गुलबर्गा एयरपोर्ट को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया जाता है तो ये रियासत का तीसरा एम्बार्केशन पॉइंट होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार ने तीसरी मरतबा हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल की। आखिरी तारीख में तौसी करने पर मरकजी हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया से इजहार तशक्कुर किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बार हज कमेटी ने दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई लोग दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पाए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के तवज्जुह से और मरकज़ी हुकूमत को हमने एक मकतूब भी रवाना किया था कि हज 2020 के लिए जो 5 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी उसको इजाफे करके आगे तौसी की है। हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब अक़लियती उमूर वज़ीर अक़लियती उमूर का मशकूर हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO का भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने तारीख़ में 12 दिन की तौसी की है। और आज़मीन हज से हम गुजारिश करते हैं जो हज़रात 2020 में हज को जाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द 17 तारीख के अंदर दरख्वास्त फॉर्म फिलअप करके स्टेट हज कमेटी को रवाना करें। जन संग्राम परिषद कर्नाटक के लीडर ख्वाजा असलम अहमद ने दिशा इस्मत और कत्ल मामले में मुलजमीन के एनकाउंटर की मजम्मत की है। ख्वाजा असलम अहमद ने कहा कि दिशा इस्मत रेजी मामले से पूरा मुल्क शर्मसार हुआ है, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में एनकाउंटर जैसे मामला भी ठीक नहीं है। एनकाउंटर हुआ है, रेप और मर्डर केस के जो आरोपी थे उनका उसकी मैं सख्त अल्फाजों में निंदा करता हूं, क्योंकि जो भी क्राइम क्या हो, कितना भी सख्त हो, लेकिन जो लॉ का प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। और आप समझते हैं कि ये जो कानून अब जो है उतना सख्त नहीं है, तो इसमें अमेंडमेंट कर कर ऐसी सजा देना चाहिए, ना कि कोई भी किसी का भी एनकाउंटर कर दे। ये ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी एक बारबरिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी में हर एक को बराबर हक है कि उसको एक फेयर ट्रायल चांस मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो कोई भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन किसी भी इनोसेंट को कभी भी कोई भी ऐसे सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर कर उसको फ्रेम कर कर उसका एनकाउंटर करा सकते हैं। और हमारी हिस्ट्री भी रही है, इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्स मर्डर्स हुए हैं जिसकी आज भी इन्वेस्टिगेशंस बाकी है। एनकाउंटर के नाम पे ऐसे बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं। बेंगलुरु में प्राइम केयर इदारे के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ। मरीजों की मुफ्त तशखीस के साथ अवाम में सेहत के मुतालिक बेदारी भी पैदा की गई। डॉक्टरों ने कहा कि मौजूदा लाइफ स्टाइल में बदनज़मी कई बीमारियों का सबब बन रही है।
लोगों को चाहिए कि वो एहतियात और परहेज के कदीम नुस्खे पर अमल करें। वर्जिश, चहलकदमी को रोज का मामूल बनाएं। खान पान, मसालेदार खाने में एहतियात बरतें। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए पानी का कसरत के साथ इस्तेमाल करें। लोग जो हम लोगों के पास आ रहे हैं यूजुअली डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं एंड प्रॉपर हाइजीन पेशेंट्स ने नहीं मेंटेन किया, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस हुए हैं, आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। तो बस एक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताना चाहते हैं। एक्सरसाइज है, लो कार्ब्स हमें लेने चाहिए और फैट डाइट, यूजुअली हम लोग जंक फूड्स ये सब ज़्यादा है। एडोलसेंस में ओबेसिटी देखी गई है ज़्यादा, जो हम लोग के पिज़्ज़ा ये सब, वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स एंड वी शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। So this kind of things we are making them aware to the warning signs and all. So they start up the pre-medications and precautions for the life. साल में ऐसे तकरीबन 4 टाइम हम कैंप करते हैं। एवरी क्वार्टर विल डू कैंप्स इन डिफरेंट वेन्यूज़, अलग अलग जगहों पे एसोसिएशन के साथ टाई अप करके हम ये कैंप्स करते हैं। ये पूरा फ्री कैंप है और 3 दिन तक इनका जो फॉलोअप भी फ्री है और जो भी इनका सर्जरी से आएगा अगर मुस्तहिक हैं तो हमारा प्राइम केयर फाउंडेशन से जो है इनके लिए उसका ताउन भी किया जाएगा और जहां थोड़ी माली हालत कम है उनके लिए ये 50% डिस्काउंट पे जो है हम सर्जरीज का प्लान किए हैं और ब्लड टेस्ट का प्लान किए हैं। तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। बेंगलुरु में कुरैशी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नवाब जान कुरैशी ने तालीम को आम करने का बीड़ा उठाया है और आज उनकी कोशिश रंग ला रही है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के पिलाना गार्डन में तालीमी तरक्की का खुशनुमा मंजर देखने को मिल रहा है। कुरैशी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नवाब जान कुरैशी ने 27 साल पहले यहाँ इल्म की शम्मा रोशन की। मनाहिल तालीमी इदारा कायम करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत का सिलसिला शुरू किया। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। इस इदारे में मुनक्किदा साइंस और टेक्नोलॉजी की नुमाइश में बच्चों ने खुलकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। हमारा कारोबार कुरैशी बिरादरान का कारोबार वही होता है जो कुरैशियों का होता है। गोश्त का कारोबार मैं कर रहा था। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इल्म हासिल कर SLC तक पढ़ चुका हूँ। SLC के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरी उम्र भी काफ़ी SLC तक हो चुकी थी। गुफ्तगू करने के बाद मेरे मोहल्ले के मैं प्लेना गार्डन का एरिया डेवलपमेंट किया हूँ। एरिया वाले मुझे है ना बाईफोर्स बोले तुम क्या करो, स्कूल खोलो। तब मैं बोला एरिया वालों को लेके तकरीबन 30 बच्चों से 30 स्टूडेंट्स के साथ में स्कूल की ओपनिंग किया। मनाहिल स्कूल की सालाना नुमाइश में न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी बल्कि तारीख, समाजी, सकाफती मौजूओं पर तलबा ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। थोड़े बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं जो अपनी टैलेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे स्कूल के बच्चों को जो अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है एग्जिबिट करके अपना टैलेंट को बच्चे दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाकर हैं। अब इंडिया में रहते हैं तो दे शुड नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स के बारे में मालूम होना है, तो इसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट बनाकर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बच्चे बनाए एज ए मॉडल और उसके आर्टिकल्स को बच्चे लिखें और प्रेजेंट करें। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे बच्चे कम से कम इधर से 8 साल से पढ़ रहे हैं। बड़ी वाली बच्ची 10th में इधर फर्स्ट डिवीजन आके गई है, तो पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छा है और एजुकेशन बहुत अच्छा है। आमतौर पर कुरैश बरादरी को तालीमी तौर पर पसमानदा समझा जाता है, लेकिन इस बरादरी के ही एक शख्स ने तालीम को आम करने का बीड़ा उठाया और अब दीगर के लिए मिसाल कायम की है। नवाब जान कुरैशी की तालीमी खिदमत से इलाके में हिंदू मुसलमान सभी फायदा उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रोप अहमद हुलूर की रिपोर्ट। इस बार हमारे मसाइल यूपी के तारीखी शहर बुलंदशहर से। ये अल्पसंख्यक समुदाय के गांव हैं, उन्हीं के लिए स्कूल बनवाया था।
वहाँ टीचर नहीं है। ये हमारे मसाइल है। जो लोग राजनीति में एक्टिव रहे हैं वो चांद तक तो लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन बुलंदशहर के रेल की लाइन को दिल्ली तक नहीं जोड़ सकते। ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसमें काम न हुआ हो। विकास की बात तो हुई है, विकास हो रहा है, लेकिन उसको खरीदने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ये तो देखिए। मेरे वादे पर कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। तहसीन मुनव्वर के साथ हमारे मसाइल देखिए शनिचर रात 8:26 पर और इतवार सुबह 10